नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। आज देखिए सबसे बड़ी खबर आ रही है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को 0.25% से घटाकर 6% कर दिया है। पहले ये जो आंकड़ा था वो 6.25% के आसपास का हुआ करता था और इससे पहले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की आखिरी मीटिंग में आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी। फरवरी में हुई थी ये मीटिंग और उस समय जो था ब्याज दरों को 6.5% से घटाकर 6.25% किया गया है। अब रेपो रेट के घटने का क्या बदलाव होगा, इसके अलावा आरबीआई गवर्नर ने आज जो कई बड़ी बातें कही हैं उससे भी आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कमेटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सर्वसहमति से, यानी जितने भी उसके मेंबर्स थे उन्होंने सबने हामी भरी कि रेपो रेट जो कट है वो होना चाहिए और 0.25% घटाकर 6% करने के पक्ष में वोट किया। कमेटी ने अपना जो रुख है वो न्यूट्रल से बदलकर अकोमोडेटिव करने का फैसला किया। अब ये क्या होता है ये भी समझेंगे हमारा आज प्रवीण सर से। उसके बाद ट्रेड फ्रिक्शन के कारण जो ग्लोबल ग्रोथ पर असर पड़ा है उससे जो डोमेस्टिक ग्रोथ जो है वो बाधित हो गया, ऐसा भी कहा जा रहा है गवर्नर साहब की तरफ से। फिर हायर टैरिफ का एक्सपोर्ट पर प्रभाव बढ़ेगा और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है उसमें जो है सुधार के संकेत दिए जाए। उसके अलावा क्रूड की कीमतों पर भी बात की गई। कहा गया कि गिरावट से जो है महंगाई को कंट्रोल में रखने में मदद मिलेगी। कंज्यूमर से मर्चेंट यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिमिट पर भी फैसला करने का अधिकार जो है एनपीसीआई को देने की बात कही गई है। उसके बाद मौजूदा समय में पर्सन टू मर्चेंट की जो लिमिट है उसको 2 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा सबसे अहम बात जो है वो है गोल्ड लोन को लेकर नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। अब क्या बातें हैं इसको पूरी तरह से आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं प्रवीण शर्मा सर, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं, हमारे सहयोगी हैं। सर बड़ी गुड मॉर्निंग। आज बहुत बड़ा दिन था और बहुत बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं सर एमपीसी में। सबसे पहले आपका ओपनिंग रिमार्क दीजिए। नहीं, इस बात की उम्मीद तो पहले से थी। जब इस मीटिंग को लेके चीज़ें आ रही थी, मोमेंटम बन रहा था, तभी ये बात तय हो गई थी कि अप्रैल में जब मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग होगी, डिसीजन आएगा 9 अप्रैल को, तब उसमें कम से कम 25 बीपीएस की कटौती आरबीआई रेपो रेट में करेगा। इस बात को लगभग सारे जितने जानकार हैं वो कह रहे थे जी। वजह यह है बहुत बड़ी कि अनिश्चितता, जिस तरह की ग्लोबल अनसर्टेनिटीज क्रिएट हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, खासतौर से फरवरी एंड में से लेकर अब तक, जब से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाने की बात की और लगातार एक के बाद एक फिर ऐलान हुए और अब आकर जिस तरह से फुल ब्लोन एक क्राइसिस की शक्ल ले ली है टैरिफ के उसमें अनाउंसमेंट के जरिए, ऐसे माहौल में आप सीधे तौर पर ये समझ लीजिए कि सरकार और आरबीआई दोनों चाहते हैं कि देश की जो ग्रोथ है, देश का जो पूरा का पूरा कारोबारी माहौल है, उसमें किसी तरह की गिरावट ना आए, वो मजबूती के साथ आगे बढ़े, कंजम्पशन में किसी तरह की गिरावट ना आए। और यही वजह है कि हमने फरवरी और फरवरी के बाद अब अप्रैल में 2 बार में 25-25 बीपीएस की कटौती देखी। 6% पर पहुंच गया है रेपो रेट, जो कि फरवरी में जो रेट कट हुआ था वो 5 साल बाद किया गया पहला रेट कट था। अब सरकार और आरबीआई दोनों को समझ में आ रहा है कि इस वक्त महंगाई से ज़्यादा बड़ी फिक्र जो है वो ग्रोथ है, किसी भी तरीके से कंजम्पशन को कायम रखना है और बाकी रफ्तार जो एक इकोनॉमी की है जो घट के चली गई थी 5.4% जब हमने सितंबर तिमाही के जीडीपी नंबर देखे, उसको सरकार फिर से पटरी पर लेकर आना चाहती है और उसी क्रम में आरबीआई ने एक बड़ी सौगात दी है। देखना ये होगा कि बैंक कितनी जल्दी आपकी जेब में इसका फायदा देते हैं। आपके पास जो कर्ज हैं, जो लोन आपके आउटस्टैंडिंग कर्ज हैं जो चल रहे हैं या जो नए कर्ज लेने जा रहे हैं, क्या बैंक इस कटौती को पास ऑन करेंगे? क्योंकि इसके साथ ही साथ आरबीआई ने लंबी चौड़ी लिक्विडिटी भी बैंकिंग सिस्टम में डाली है। तो दोनों का अगर हम कंबाइंड इम्पैक्ट देखें तो वो बैंकों के लिए इस बात की सहूलियत जरूर पैदा करेगा कि वो रेट कट की सौगात आम लोगों को पास करें। और इसके साथ सरकार भी इस चीज पर अब नजर रखेगी कि फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी का जो डिसीजन था उसको बाय एंड लार्ज बैंकों ने ग्राहकों को पास नहीं किया। अब आखिर में जाके फिक्स डिपॉजिट के रेट कट होना शुरू हुए हैं और माना अब ये जा रहा है कि अब इस कटौती का, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में भी अब सरप्लस लिक्विडिटी हो गई है, तो उसका पूरा फायदा अब लोगों को मिलेगा जी। आप सर दूसरे जो अहम खबर है वो है कि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा साहब ने कहा कि सोने की गिरवी रखकर जो मिलने वाला जो लोन है उस पर जल्द ही नए नियम यानी जो गाइडलाइंस लाया जाएगा। इसके बाद देखिए मुथूट फाइनेंस और मनप्पुरम फाइनेंस और आईएफएल
जो फाइनेंस का जो शेयर है उसमें तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, सभी में 7 से 10% की गिरावट है। अब इसके पीछे कारण ये है सर कि मुथूट फाइनेंस का लगभग जो पूरा कारोबार देखिए वो गोल्ड लोन पर आधारित है। अगर परसेंटेज वाइज देखें तो 98% उसका जो हिस्सा है पूरे कुल कारोबार में वो है गोल्ड लोन का, इसलिए सबसे ज़्यादा प्रभावित होने की बात कही जा रही है। मनप्पुरम फाइनेंस उसका जो है गोल्ड लोन का जो हिस्सा है वो 50% के आसपास है अपने पूरे कारोबार में, इसलिए वहाँ मीडियम कहा जा रहा है कि वहाँ इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन IIFL फाइनेंस 21% का हिस्सा रखता है गोल्ड लोन में, तो वहाँ भी है। अब सर ये बात क्या है उसको भी हम आपसे समझना चाहेंगे। कहा जा रहा है कि बैंक और NBFC दोनों ही तरह के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सोने को गिरवी रखने पर लोन देते हैं, तो इन पर जो है प्रोविजनिंग कंडक्ट नियम को एक समान बनाने के लिए जल्द ही एक नई कॉम्प्रिहेंसिव रेगुलेशंस जारी करेंगे। क्या है ये, मतलब इसको क्या कहा जाएगा, गोल्ड लोन पर जो नियम है ज़्यादा सख्त हो जाएगा सर, क्या होगा ये मामला? बिल्कुल, गोल्ड लोन जो बांटने के नियम हैं वो सख्त हो जाएंगे, गोल्ड लोन लेने के भी नियम सख्त हो जाएंगे। इस बात का जो पूरा का पूरा हिसाब किताब है वो पिछले साल से चल रहा है। पिछले साल सितंबर से आप समझिए कि गोल्ड लोन की जो ग्रोथ है जी वो बहुत तेज रही है। उसकी जो ओवरऑल जो क्रेडिट ग्रोथ है बैंकों की या NBFCs की, उससे कहीं ज़्यादा तेज रफ्तार से गोल्ड लोन मेरे पास आंकड़े हैं प्रवीण सर, अब उसके बाद आप चर्चा में आगे बढ़िएगा। देखिए भारत में जो गोल्ड लोन की जो मांग है उसमें तूफानी तेजी आई थी। सोने पर लोगों ने पर्सनल लोन, होम लोन और कार लोन को जो है ना, ये जो आंकड़ा इसको भी पछाड़ दिया था, मतलब इस लेवल पर सर लोगों ने गोल्ड लोन लिया है। भारतीय रिजर्व बैंक के जो आंकड़े हैं फरवरी 2025 के, वो बता रहे हैं कि सोने के आभूषण यानी जो गहने के बदले दिए जाने वाले कर्ज में 87.4% की जबरदस्त वृद्धि देखने को मिली। 21 फरवरी 2025 तक बैंकों द्वारा जो दिए गए गोल्ड लोन का जो कुल आंकड़ा था सर, वो आप सोच नहीं सकिएगा, मतलब 1.91 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था सर। और जबकि पिछले साल 23 फरवरी 2024 तक ये जो आंकड़ा था मात्र 1.02 लाख करोड़ था। यानी अगर देखा जाए साल 2024 में गोल्ड लोन की सालाना ही ग्रोथ अगर आप देख लीजिए तो 15.2% के आसपास थी। तो जो आंकड़े की आप बात कर रहे थे वो आंकड़े मैंने आपको दे दिया। अब पूरी कहानी को आप एकदम मिलाकर बताइए। कहानी उसमें यही है कि एक तो देखिए गोल्ड की कीमतें पिछले साल सितंबर से खास तौर से एकदम रॉकेट की तरह से बढ़ी हैं जी, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास आ गया, 90,000 को पार कर गया है गोल्ड। तो एक तो यह है कि गोल्ड की जो वैल्यू बढ़ी है तो लोगों को लगता है कि हमारे पास एक मौका है ज़्यादा वैल्यू का गोल्ड लोन लेने की। दूसरी बात यह है कि बैंक और जो जितने भी NBFCs हैं, चाहे मुथूट हो या IIFL हो, इस तरह के जो NBFCs हैं ये ताबड़तोड़ गोल्ड लोन बांट रहे हैं। उसमें नियम किस तरह से फॉलो किए जा रहे हैं इसको लेके IIFL पर सरकार ने, जो RBI ने एक वक्त पर गोल्ड लोन बांटने से रोक भी दिया था। और RBI लगातार पिछले कुछ वक्त से, खासतौर से पिछले साल सितंबर से इस चीज़ को मॉनिटर कर रहा है कि इसमें जो एक आप कहिए कि कई गुना की जो बढ़ोतरी गोल्ड लोन में जा रही है, हो रही है, दिखाई दे रही है, उस पर RBI को अब ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर लीकेज हो सकते हैं, यहाँ पर कुछ एक प्रॉब्लम इकोनॉमी के लिए पैदा हो सकती है। इसीलिए इनको प्लग इन करना, इनको पर लगाम लगाना जरूरी है। RBI चाहता है कि गोल्ड लोन जो बांटे जा रहे हैं उसमें एग्जैक्ट ओनरशिप किसकी है, जो गोल्ड लोन दिया जा रहा है उसकी ओनरशिप किसकी है, ये भी एक बड़ा मसला है जिसको RBI चाहता है कि ये जब अपनी कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी आएगी तो उसमें तय किया जाएगा कि ओनरशिप का क्लैरिटी पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब कोई गोल्ड लोन ले रहा है तो उसका एंड यूज क्या होगा उस पैसे का, RBI उसको भी डिटरमाइन करना चाहता है कि जब आप लोन बांटेंगे तो जिस तरह से आप होम लोन लेने जाते हैं, कार लोन लेने जाते हैं, तो एक तय चीज है कि आपने होम लोन लिया यानी आपको बैंक ने पैसा आपको घर खरीदने के लिए दिया, आप उसका कहीं दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह कार लोन का है कि कार लोन मिला मतलब आपको गाड़ी खरीदनी है, तो किस पर्पज से आप ले रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। उस पैसे का डाइवर्जन नहीं चाहता RBI। ये दूसरी चीज ये है कि क्या जो लोन बांटे जा रहे हैं उनमें सही नियमों का पालन हो रहा है, ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं। बिल्कुल, क्या जो लोन बांटे गए उसमें गोल्ड की वैल्यू को किस तरह से आकलन किया जा रहा है, ये भी एक बड़ी चिंता। तो इसमें कई सारी खामियां पूरे गोल्ड लोन के बिजनेस में ऐसी हैं जो कि RBI चाहता है कि इनको अब इन पर लगाम लगाई जाए। और इसी वजह से अब RBI का ये पहले से चीज आ रही थी कि RBI एक जरूर जल्द से जल्द एक पॉलिसी लेके आएगा। और आज उन्होंने, RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस बात का ऐलान कर दिया कि गोल्ड लोन पर अब हम एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाएंगे जहां पे सारे नियम साफ और स्पष्ट होंगे। इसका असर सीधा यही होगा कि आपको जब लोन आप लेने जाएंगे गोल्ड के बदले
तो आपको बहुत सारी चीज़ें फर्निश करनी पड़ेंगी। हो सकता है कई आपको दस्तावेज देने पड़े कि आपकी ओनरशिप आप कैसे प्रूफ करेंगे जी। वो ओनरशिप आपके पास प्रूफ करने का तरीका ये होगा कि आपके पास बिल हो उस गोल्ड के, जो आपने ऑर्नामेंट खरीदा उसका बिल हो। तो अगर वो है तो जाहिर तौर पर है बहुत सारे लोग जिनके पास बहुत पुराना गोल्ड होगा वो उसको किस तरह से कागज प्रोड्यूस करेंगे। हो सकता है इसमें एक चीज ये भी है कि जो लोग गोल्ड लोन ले रहे हैं उनके ऊपर अब आयकर की भी निगरानी की व्यवस्था हो कि आखिर ये लोन, आखिर इतना गोल्ड कहाँ से आया। क्योंकि देखिए सरकार एक स्कीम लेके आई थी, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, जिसको कि सरकार ने लिखित तौर पर जिसके 2 वर्जन जो है वो बंद कर दिए। अब केवल शॉर्ट टर्म का गोल्ड लोन उसमें जारी रहे, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जारी रहेगी। उसकी वजह भी यही थी कि जब जनता को इस बात का अंदेशा हुआ, शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार इस गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम के जरिए हमारे घर के पड़े सोने को नजर डालना चाहती है, उसकी मॉनिटरिंग हो सकती है, उस पर हमको टैक्स की चीजें आ सकती हैं। तो इस वजह से वो स्कीम अपना सही तरीके से जैसा उसका परफॉर्मेंस होना चाहिए था नहीं हो पाया। अगर आरबीआई ऐसा करता है और आपके गोल्ड की स्क्रूटनी होती है तो वहां पर लोगों के अंदर ये अंदेशा भी पैदा हो सकता है। और सीधे तौर पर आप ये मानकर चलिए कि गोल्ड लोन का जो बिजनेस है उसमें इन पॉलिसीज के आने और उसके लागू होने के बाद हम उसको हल्का होते हुए देखेंगे। जी, अब अगला प्रश्न सर, उसके बाद हम लोग शो को वाइंड अप कर देंगे। रेपो रेट के घटने के बाद क्या अहम बदलाव होगा जिसका सरोकार हमारे आपके और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ है, वो आसान भाषा में आप समझा दीजिए। देखिए, रेपो रेट के घटने से बैंकों के लिए कर्ज उठाना आसान होगा, क्योंकि रेपो रेट वो व्यवस्था होती है जिसके तहत बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई बैंकों के पास पड़ा सरप्लस पैसा अपने पास लेता है। तो सीधी चीज ये है, इससे अब बैंकों को अगर कर्ज सस्ता मिलेगा तो बैंकों के पास ये सहूलियत होगी कि वो इस सस्ते कर्ज का फायदा आम ग्राहकों को दें, लोगों को पहुंचाएं। तो जिनके पास फ्लोटिंग रेट वाले लोन हैं उनको इसमें सहूलियत होगी, फायदा होगा जब बैंक इसको पास ऑन करेंगे। जी। 2 तरीके से फायदा हो सकता है, या तो आपका टेन्योर कम हो सकता है, मान लीजिए आपका 20 साल का लोन है, रेट कट हुआ तो हो सकता है आपका 18-19 साल का लोन हो जाए। दूसरा तरीका यह है कि आपकी ईएमआई कम हो जाए, जो ईएमआई है उसमें अगर आप बैंक से बात करेंगे तो शायद बैंक आपको उसमें 500, 1000, 2000 जैसा लोन है और उसमें जिस तरह का कटौती निकल के आती है वो मिल जाए, तो आपको ओवरऑल जो आपका आउटस्टैंडिंग चुकाने वाला है वहां पर आपको एक लंबा चौड़ा अमाउंट की कटौती नजर आई, क्योंकि आधा % का कट सीधा हो गया है, 6.5% से 6% पर अब रेपो रेट आ गया है। लेकिन बात यही है कि बैंक कितना पास ऑन करते हैं, ये भी एक बैंक सवाल है सर। कब पास ऑन करते हैं, इसको कब ट्रांसमिट करते हैं आपको इस फायदे को, ये देखने वाली बात होगी। हो सकता है सरकार इस बार बैंकों पर प्रेशर बनाए कि अब चूंकि आरबीआई ने 2 बार में रेट कट किया है तो आप इसका फायदा तत्काल ग्राहकों को मुहैया कराएं। इसका एक असर ये दिखाई देगा कि जो कारों की बिक्री कम हुई है पिछले कुछ वक्त में, तो जब लोन सस्ते होंगे तो लोग कार खरीदना शुरू करेंगे, तो एक बड़ा फायदा जो ऑटो इंडस्ट्री है उसको मिलेगा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लिए जो लोन लिए जाते हैं, चाहे व्हाइट गुड्स के लिए लिए जाते हैं, एसी, टीवी, फ्रिज, उसके लिए जो 20-30-50 हजार के लोन लिए जाते हैं या लाख रुपए का, वहां पे फायदा होगा आपको। तीसरा बड़ा फायदा जो निकल के आएगा वो निकल कर आएगा होम लोन पे, जहां पे कि अगर आप होम लोन लेने जाते हैं शायद 8.5 या उससे कम रेट पर आपको होम लोन ऑफर किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि जो रियल्टी सेक्टर है वहां पर कंपनियों को जो हाउसिंग डिमांड बढ़ सकती है सर, हाउसिंग की डिमांड बढ़ेगी, रियल एस्टेट डेवलपर्स को बहुत फायदा होगा। और जो जिन इलाकों में मान लीजिए होम जो रियल्टी सेक्टर की सेल्स डाउन है वहां पर भी एक थ्रस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल इकोनॉमी में कंजम्पशन, इकोनॉमी में लोन्स का जो ऑफटेक है वो बढ़ेगा। ओके, तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने तमाम विषयों को आसान भाषा में विस्तार से समझाया। तो इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।